धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे इस बिल पे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदया, आज मैं सदन में एक ऐसे विधेयक पर बोलने के लिए खड़ी हूँ जो सिर्फ एक विधेयक नहीं है, बल्कि इस देश की आधी आबादी की अस्मिता, अधिकार और अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक विषय है। मैं आज महिला आरक्षण विधेयक 2023 पे बात करना चाहती हूँ। 23। मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं ही नहीं, सारा विपक्ष इस बिल के पक्ष में है और महिलाओं को अपना हक और सम्मान जरूर मिलना चाहिए, ऐसा हम सबका मानना है। लोकतंत्र के इस मंदिर में महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए और इसीलिए हम 2023 में इस विधेयक को पारित कराने के पक्ष में हैं। 2023 से हम ही थे जो ये विधेयक जल्द से जल्द लागू हो, इसके लिए आग्रही थे। लेकिन तब इस सरकार ने सेंसस 2027 की अनिवार्यता और इसके बाद होने वाली डीलिमिटेशन का कारण देते हुए उसे आगे ढकेला था। नए पेंच डालकर इसे लागू करने से ये सरकार 3 साल मुकरती रही और इसे टालती रही, और आज अचानक इसी बिल को तत्काल पारित करने के लिए इतनी आतुर क्यों है? ये सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, आप इतिहास बनाना चाहते हैं या फिर जल्दबाजी में ये बिल लाकर सिर्फ चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं? हर इलेक्शन के पहले ये बीजेपी सरकार या तो जुमलेबाजी करती है या कोई धमाका करवाती है या लाडली बहन जैसे रेवड़ी बांटने वाली योजनाएं लाती है। इस बार भी जैसा इस सरकार का कुटिल चलन रहा है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव को मद्देनजर रखकर ही ये खास सत्र बुलाया गया, ऐसा मेरा मानना है। इसे साबित करने के लिए मैं कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ। 2023 में लागू हुआ नारी सम्मान अधिनियम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के इलेक्शन के बाद भी पारित हो सकता था, क्योंकि 29 में लागू करना है। कुछ ही हफ्ते की बात थी, मगर नहीं, मौका चला जाता। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इन 2 राज्यों की महिलाओं को बरगलाने के लिए और एक प्रलोभन देने के खातिर इस बिल का इस्तेमाल ये सरकार करना चाहती है। दूसरा, इस महिला आरक्षण बिल की आड़ में बिना नया सेंसस करवाए डीलिमिटेशन का बिल भी सोची समझी साजिश से पारित करवाना चाहती है, पर हम इनकी ये बेईमानी सफल होने नहीं देंगे। ये कैसी सरकार है जो वोटों के लिए अपने ही देश की महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है और अपने ही देशवासियों से फरेब कर रही है? शर्म आनी चाहिए इन्हें। अगर इस सरकार की मंशा साफ होती तो सही मायने में महिला का उत्थान इनका अगर लक्ष्य होता तो 2023 में ये अधिनियम पारित कर 2024 की लोकसभा के चुनाव में ये लागू कर देती। आज भी बिना डीलिमिटेशन से इस बिल को जोड़े कर 543 सीट्स पर 33% आरक्षण लागू कर दीजिए, ताकि 29 में इलेक्शन में महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके। पर नहीं, इनका असली लक्ष्य है धोखे से डीलिमिटेशन बिल को पारित करवाना। मैडम, डीलिमिटेशन का ये विधेयक पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के आरक्षण को नए डीलिमिटेशन से जोड़ता है जो अनावश्यक है। महिलाओं का आरक्षण एक स्थिर 33% है, जिसे अभी भी लागू किया जा सकता है। इसका जनगणना और डीलिमिटेशन से कोई संबंध नहीं है। इस डीलिमिटेशन से जोड़कर सरकार वास्तव में महिलाओं का आरक्षण को टाल रही है। सीटों की वृद्धि से इसे जोड़कर सरकार ये संकेत दे रही है कि महिलाओं के लिए सीटें तभी स्वीकार की जाएगी जब वे नई और अतिरिक्त सीट हो। हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले कहा भाषण में, मुझे वो थोड़े से कंफ्यूज लगे, या फिर अपनी मीठी बोली से देश की जनता को झांसा देना चाहते थे। उनके मुताबिक इस बीजेपी सरकार से पहले जिन सरकारों ने ग्राम पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया, वो कूड़ा साफ करने के लिए दिया था। ये वाक्य का मैं निषेध कर रही हूँ। और दूसरे पल खुद कहते हैं कि वो आरक्षण मिलने से अब महिलाएं पॉलिटिकली जागरूक हो जाएगी, आगे छलांग लगाना चाहती है। अरे सर, आखिर कहना क्या चाहते हैं कि दिया वो आरक्षण सही था या नहीं? दूसरा, इन्होंने तंज कसा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने ग्राम पंचायत में महिला आरक्षण निचले स्तर पर दिया ताकि प्रस्थापित नेताओं की कुर्सी को धोखा ना हो। तो जनाब, मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि आपने जब 50% इंक्रीज डीलिमिटेशन से रैंडम 50% जो सीटें बढ़ाई, उसमें ही महिला आरक्षण की सीट्स निपटा रहे हैं।
और अपने अन्य साथियों की सीट्स आप सेव कर रहे हैं। खैर, एक इंसान दुविधा मनस्थिति में तभी होता है जब वो सत्य को छोड़कर बात करता है, बहकाने वाले बातें करता है। और तो और जब माननीय गृह मंत्री आंकड़ेवारी दे रहे थे तब उन्होंने सिर्फ सदर्न स्टेट्स की आंकड़ेवारी दी, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स की आंकड़ेवारी नहीं दी, क्योंकि उनको पता था कि उनकी साजिश पकड़ी जाती। सभापति महोदया, महिलाओं के आरक्षण के 334A के अनुच्छेद डिलिमिटेशन से और भी अधिक सख्ती से जोड़ता है जितना कि 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम करता है। प्रस्तावित 334A(2) कहता है कि महिलाओं का आरक्षण 15 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा जब तक कि संसद इसे बढ़ाने का निर्णय न ले। क्यों? महिलाओं का आरक्षण स्थायी होना चाहिए। यही नहीं, ये बीजेपी सरकार अफरा तफरी में लाए इस संशोधन द्वारा संविधान को कमजोर करने का घिनौना षड्यंत्र रच रही है। अगर ये पारित हो जाता तो डीलिमिटेशन के सारे फैसले डीलिमिटेशन कमीशन करेगा, जो इस आयोग का गठन गौरतलब से है यही सरकार करेगी। इस एक कदम से डीलिमिटेशन मामले में संविधान संशोधन जरूरी रहेगा और ना ही विपक्ष। मैडम, मैं ये समझती हूँ कि डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को बिना मौलिक, व्यवहारिक और गुणात्मक अवलोकन के लागू करवाने के भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। वोटों के लिए दुश्मन देशों पर सर्जिकल स्ट्राइक तो फिर भी मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, पर ये तो वोटों के लिए अपने ही देश में सर्जिकल स्ट्राइक साबित हो सकता है। इसका थोड़ा एहसास रखना चाहिए। सभी राज्यों में लोकसभा की सीटों में रैंडमली 50% बढ़ोतरी करना चाहती है। सरकार की इस मनमानी वाले फैसलों से दक्षिण और छोटे राज्यों का लोकसभा में महत्व ना के बराबर रह जाएगा। बिना सेंसस और बिना सर्वदलीय विचार विनिमय डीलिमिटेशन का यह फैसला भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा आघात हो सकता है, क्योंकि गिने चुने 3 या 4 बड़े राज्यों जहाँ पे इनकी सरकार है उनको फायदा हो सकता है और यहाँ पे सत्ता हासिल करना और आसान हो जाएगा। इसका परिणाम स्वरूप छोटे राज्य में डिटैचमेंट की धारणा बढ़ेगी और ये राज्य सेंट्रल फंड्स और स्कीम से दुर्लक्षित रह जाएंगे। बीजेपी की ये सरकार हर कदम पर संविधान को कमजोर बनाकर सत्ता से सारे सूत्र अपने हाथ में रखना चाहती है। लोकहित और इस देश की प्रजा और प्रजातंत्र से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए इस सरकार से एक लोक प्रतिनिधि होने के हैसियत से ये गुजारिश कर रही हूँ कि डीलिमिटेशन जैसा जटिल फैसले को लाने से पहले सर्वपक्षीय चर्चा और विचार विनिमय होना चाहिए। और एक नारी होने के नाते सरकार को सचेत करना चाहूंगी कि आप अपने मतलब के लिए कृपया करके महिलाओं का इस्तेमाल करना बंद करें। और आखिर में सत्ता के नशे में चूर इस सरकार को यही कहना चाहूंगी, घमंड ना कर अपनी झूठी ताकत पर ए ना समझ, घमंड ना कर अपनी झूठी ताकत पर ए ना समझ, तुझसे पहले कई सिकंदर बिना निशान जमीन निगल चुकी है। धन्यवाद। जय नारी शक्ति, जय हिंद। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार एक बार फिर इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करके देश की अखंडता पर बहुत बड़ा हमला कर रही है। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। इन्होंने पूरी योजना बना रखी है, हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ। विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं,
विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर, और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में कुटिल होना अपनी जगह है, शायद हमें और थोड़ा होना भी चाहिए इस तरफ वालों को, लेकिन सत्ता बनाए रखने की महत्वाकांक्षाओं को परे करके देश के हित के लिए सही निर्णय लेना अलग है। शायद हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आज ये उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वह समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत है। महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम को उन्होंने सत्ता को बनाए रखने का एक कमजोर बहाना बना दिया है। जाति जनगणना को नकारते हुए एक ऐसी संसद बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ अभिव्यक्ति और चर्चा का ही अभाव नहीं होगा, बल्कि पिछड़े वर्गों और प्रदेशों की समानता का भी अभाव होगा। हमारी मातृभूमि की अखंडता का आधार है वन सिटीजन, वन वोट, वन वैल्यू। अलग अलग राज्यों का दर्जा बगैर किसी संवैधानिक प्रक्रिया के तय करना इस अखंडता पर वार है। इससे हम कैसे सहमत हो सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खो लें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, ओबीसी का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा, और काला टीका भी काम आ जाएगा। सदन की सर्वसहमति से देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का नाम भी लोकतंत्र का गौरवमय पन्नों में लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, सदन की चर्चा देख रही हैं। हम चाहे बड़े शहरों में रहती हों या छोटे कस्बों में, गांव में, चाहे पढ़ी लिखी हो, कभी भी सभागृह की गैलरी की चर्चा नहीं करते सदन में। एक मिनट महोदय, मैं थोड़ी अभी भी थोड़ी नई हूँ, मैं समझ जाऊंगी। प्रियंका जी, एक मिनट। माननीय सभासदों, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई आज रात को 11 बजे तक बढ़ा दी जाए।